दोस्तों हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के अपने 5वें पाठ के आखिरी भाग को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमें चंगेज़ खान के बाद में मंगोल साम्राज्य के अंदर क्या स्थिति रही है, उसके उत्तराधिकारी किस प्रकार से इस साम्राज्य को आगे बढ़ा पाने के अंदर सक्षम हुए हैं, इन सब बातों के बारे में जो है वो हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है चंगेज़ खान के बाद मंगोल साम्राज्य, ठीक बात है। तो चंगेज़ खान के बाद में जो मंगोल साम्राज्य स्थापित है, और जो स्थापित तो चंगेज़ खान के द्वारा कर दिया गया, लेकिन उसमें विस्तार किस प्रकार से हुआ और फिर आगे उत्तराधिकार संघर्ष किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उन लोगों ने प्रशासन को जो है यहाँ पे चलाया है, उसके बारे में जो है हमें यहाँ पे बातचीत करनी है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि नवविजित लोगों के ऊपर शासन का उत्तरदायित्व किससे मिला। यानी कि चंगेज़ खान के द्वारा एक व्यवस्था तय की गई थी। चंगेज़ खान ने ये कहा था कि उसने अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों के अंदर विभक्त किया और फिर उन पुत्रों को ये कहा कि भाई आपके साम्राज्य की जो बाहरी सीमा है वो निश्चित नहीं है, उसको क्या करना है, आपको अभी और भी विस्तार करना है। यानी कि जो नवविजित साम्राज्य हुआ है अब उसके ऊपर उत्तरदायित्व किसका रहा है, कौन से पुत्र का रहा है, उसके बारे में यानी कि उत्तराधिकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम देखते हैं कि नवविजित लोगों पर शासन का उत्तरदायित्व है, तो सबसे पहला नाम हमें प्राप्त हो रहा है कुरिलताई का। किसका नाम प्राप्त हो रहा है? कुरिलताई का। कुरिलताई के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। 1206 की कुरिलताई के द्वारा ही जो है चंगेज़ खान को क्या बनाया गया था, पूरे साम्राज्य का अर्थात पूरे मंगोल कबीलों का जो है वो अधिकारी बनाया गया था। तो कुरिलताई जो है उसके कार्यों के अंतर्गत जो है यहाँ पर अब थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अब जो है कुरिलताई के कार्य जो है वो थोड़े बदल जाएंगे। अब कुरिलताई का कार्य, जिसमें पहला कार्य हम बात कर लें तो पहला कार्य इनका हो जाता है परिवार, या बात कर लें राज्य की, परिवार या मंगोल परिवार की बात करेंगे तो फिर वो मंगोल राज्य की ही बात हो जाएगी। परिवार या राज्य के जो है वो भविष्य का निर्धारण, परिवार का भविष्य निर्धारण जो है वो कुरिलताई के द्वारा किया जाएगा। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हम कहते हैं कि विभिन्न पुत्रों ने, जिनमें साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया है, उन्होंने लूट के माल को प्राप्त किया। अब सेना भी सबको बांटनी है, सबके साथ सेना जाएगी, तो फिर इस लूट के माल का बंटवारा करने के लिए भी क्या होगा, कुरिलताई को आगे आना होगा। यानी कि अब लूट का जो माल है उसका क्या करना है, का बंटवारा जो है वो भी अब किसके द्वारा होगा, वो भी अब कुरिलताई के द्वारा ही होगा। ठीक बात है। तीसरी बात कर लें तो तीसरी बात ये हो जाती है कि यदि कोई उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, किसका संघर्ष है, उत्तराधिकार का संघर्ष, या कोई पशुधन का जो है वो बंटवारा करना है। किसका बंटवारा करना है, पशुधन का बंटवारा करना, पशुधन। ठीक बात है, पशुधन का बंटवारा या पशुधन का निर्णय, उत्तराधिकार का निर्णय, ये सब कार्य जो है वो अब किसके हो जाएंगे, ये कार्य अब कुरिलताई के द्वारा यहाँ पर किए जाने वाले हैं। यानी कि कुरिलताई जो है वो अब एक बड़े लोगों की, जो मंगोल साम्राज्य है जिसमें चंगेज़ खान के जो परिवार के बड़े लोग हैं उनकी एक संस्था बन जाएगी, और उन संस्था का कार्य क्या है, इन पुत्रों के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उनमें आपस के अंदर क्या बिठाना, सामंजस्य बिठाना, अब इस कुरिलताई का कार्य बन जाता है। अब हम देखते हैं कि चंगेज़ खान ने अपना साम्राज्य अपने 4 पुत्रों में डिवाइड कर दिया। कितने पुत्रों के अंतर्गत, 4 पुत्र है इसके, और उनमें क्या कर दिया, इस साम्राज्य को बांट दिया जाता है। और जो साम्राज्य जो बांटा गया है उसको इन्होंने कहा है उलूस। क्या कहा है, उलूस कहा है। यानी कि यहां से हम समझ लेते हैं कि उलूस क्या है। तो देखिए हमें यहां से पता चलेगा कि जो उलूस है ये प्रारंभ के अंदर क्या था, ये एक अनिश्चित बाहरी सीमा वाला भूभाग है। क्या है, अनिश्चित बाहरी सीमा, अनिश्चित क्या है, बाहरी सीमा वाला भूभाग या क्षेत्र, ठीक है, वाला क्षेत्र जो है वो क्या होगा, वो उलूस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि उसने, चंगेज़ खान ने अपने साम्राज्य को 4 उलूसों में बांट दिया। किसमें बांट दिया, 4 उलूस, यानी जिसकी बाहरी सीमा तय नहीं, अभी और साम्राज्य का विस्तार किया जाना शेष है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया उलूस। उसके बाद में हमें शब्द मिलता है तामा। इन उलूसों के अंतर्गत इन 4 पुत्रों के अधीन, नेतृत्व के अधीन जो है यहाँ पर 4 तामा नियुक्त की गई। तामा का मतलब हो गया आपके सैनिक टुकड़ियां। क्या हो गई, सैनिक टुकड़ियां जो है वो नियुक्त यहाँ पर की जाएगी, जिसके अंदर 1 तुमन भी हो सकती है, 2 तुमन भी हो सकती है। तुमन का मतलब हम समझते हैं, हमने बात कर रखी सेना के संगठन के मामले में, जब हमने बात करी थी तब हमने कहा था कि जो 10,000 सैनिकों का संगठन है वो एक तुमन के नाम से जाना जाएगा। तो अब इस एक तामा के अंदर जो है वो कई तुमन हो सकती है, 1, 2, 3 या कितनी भी, जिस समय उनकी जैसी उपलब्धता रही हो। तो 4 तामा यानी कि 4 सैनिक टुकड़ियां जो है वो यहाँ पे इनके अधीन में, इन सैनिकों पुत्रों के अधीन में नियुक्त की गई है।
अब हम बात करते हैं कि कौन से साम्राज्य का भाग कौन से पुत्र को दिया गया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इसका जो एक पुत्र है जिसका नाम हमें मिलता है जोची, फिर इसका एक पुत्र है जिसका नाम हमें मिलता है चगताई, तीसरे पुत्र का हमें यहाँ पे नाम मिल रहा है ओगोदेई और चौथे पुत्र का नाम मिलता है तलुई या तोलुई। ठीक है, तलुई नाम हमें याद अच्छे से रहेगा, तलुई नाम याद रख लेते हैं, यानी कि जोची, चगताई, ओगोदेई और तलुई। ठीक है, बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से, जोची, चगताई, ओगोदेई और तलुई, ये क्या है, इसके 4 पुत्र है और इन चारों पुत्रों के अंतर्गत जो है अब इसने अपने साम्राज्य का क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो जोची है इसका पुत्र है, उस जोची को जो साम्राज्य दिया जाता है वो रूस का जो स्टेपी प्रदेश है वो साम्राज्य इसको प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद में जोची के बाद में हम देखते हैं चगताई को, तो चगताई है उसको जो ट्रांस ऑक्सियाना का यानी कि जो तुरान का क्षेत्र है वो प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ में जो अपना पामीर का जो पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, इसके जो ऊपर वाला भाग है यानी कि ट्रांस ऑक्सियाना तुरान का क्षेत्र प्लस पामीर का उत्तरी जो क्षेत्र है वो दे दिया जाता है चगताई को। फिर तीसरा भाग आता है, तीसरे लड़के का नाम है ओगोदेई और ओगोदेई को जो साम्राज्य दिया जाता है, जो भाग दिया जाता है वो कराकोरम का क्षेत्र है, ये अपने वाला कराकोरम नहीं, ये चीन के उत्तरी भाग के अंतर्गत, रूस के दक्षिणी भाग के अंतर्गत जो कराकोरम की श्रेणियां है, जो कराकोरम क्षेत्र है वो किसको दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है ओगोदेई को। फिर आता है तलुई और ये तो तलुई है, इसको जो मूल मंगोलिया का जो क्षेत्र है वो प्रदान कर दिया जाता है। ठीक बात है, तो जोची को दे दिया आपके कौन सा, रूस का स्टेपी प्रदेश। इसके अलावा चगताई को तुरान का स्टेपी जो क्षेत्र है वो प्लस कौन सा दे दिया है, पामीर के पठार का क्षेत्र। यहाँ पे अगर हम तुरान की बात करें तो तुरान का मतलब हो गया, आपने पढ़ रखा है पहले भी, ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र जो है वही तुरान का क्षेत्र कहलाता है। फिर हम बात करते हैं ओगोदेई के बारे में, तो इसको कौन सा क्षेत्र मिला है, इसको मिला है आपका कराकोरम का क्षेत्र। और फिर देखते हैं तलुई के बारे में, तो इसको क्या मिला है, मूल जो मंगोलियन साम्राज्य का भाग, जहाँ केंद्रीय जो भाग है मंगोलिया का वो जो है वो किसको मिला है, इसको तलुई को प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए, अब आगे चल करके हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है, इन पुत्रों के अंदर किस प्रकार से साम्राज्य निर्माण करने की, अपना नवीन राजवंश चलाने की और अपना जो है वो शासन स्थापित करने की जो है वो किस प्रकार से आगे भावना बढ़ जाएगी। तो देखिए आगे हम समझते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं 13वीं शताब्दी का उत्तराधिकार संघर्ष। तो देखिए 13वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है वो चंगेज खान की मृत्यु के बाद जो है इनके बीच में क्या होता है, आपस में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो चंगेज खान जो है, चंगेज खान ने जो यहाँ पर एक परंपरा स्थापित की है, चंगेज खान ने क्या परंपरा स्थापित करी थी, चंगेज खान की परंपरा थी उलूस की। क्या परंपरा है, उलूस की परंपरा है। उलूस की परंपरा का मतलब क्या हुआ, मिल बांट करके धन का बंटवारा करना, मिल बांट कर क्या करना है, मिल बांटकर, किसका है, धन के मामले में हो, चाहे पशु के मामले में हो, चाहे भूमि के बारे में हो, क्या करना है, सभी को मिल बांट करके उलूस के रूप में ये जो नियम बनाया गया था वो तो चंगेज खान ने बनाया। लेकिन अब जो उलूस है ये क्या बन रहा है, ये नवीन राजवंशों के अंतर्गत जो है वो क्षेत्र बन रहा है, एक नवीन राजवंशों का अधिकृत क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है उलूस, नवीन राजवंशों का अधिकृत क्षेत्र। ठीक बात है, यानी कि अब जो मिल बांट करके बंटवारे करने की जो प्रथा है, कुरिलताई का जो है वो प्रभाव समाप्त होने लगा है और इस प्रथा के द्वारा जो निर्णय किया जाने वाला था वो अब यहाँ पे मान्य नहीं रहा है। अब उलूस के रूप में परिवर्तन हो गया है, अब उलूस को एक निश्चित भूभाग वाला नवीन राजवंशों का जो अधिकृत क्षेत्र है उसको एक उलूस के रूप में जाने लगा है। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके अंतर्गत हम देखें अगर उत्तराधिकार संघर्ष में, तो जो चंगेज खान के तीसरे नंबर का यानी कि जोची, चगताई, ओगोदेई और तलुई, तो उसमें से ओगोदेई जो है वो चंगेज खान के बाद में सत्ता प्राप्त करने में यहाँ पर सफल रहता है। लेकिन यहाँ पर ओगोदेई सफल रहा है तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है समर्थन। समर्थन कौन दे रहा है, इसका जो सबसे पहला वाला हमने नाम पढ़ा है, सबसे बड़ा वाला जो जोची है वो यहाँ पर क्या दे रहा है, इसको ओगोदेई को समर्थन प्रदान कर रहा है अपना, इसलिए जो ये भूभाग है इस पर अधिकार करने के लिए सक्षम हो जाता है ओगोदेई। ओगोदेई के बाद में यहाँ पे शासक बन रहा है कौन, गोमुख जो है वो ओगोदेई का पुत्र है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, शासक बन रहा है। लेकिन गोमुख को भी क्या कर दी जाती है, जोची का जो पुत्र है वो है बातू, कौन है, बातू।
ठीक बात है। और ये बातु इसको क्या करता है, बातु गोमुख को समर्थन प्रदान करता है। लेकिन जब गोमुख की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में नया शासक बन रहा है तलुई, जो कि गोमुख का पुत्र नहीं है, इस ओगोदेई का भाई है। ये क्या है, ओगोदेई का भाई है, इसका पुत्र नहीं है। यानी कि ओगोदेई का जो वंश आगे चल रहा है वो यहाँ जाकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे जाकर के समाप्त हो रहा है। यहाँ से अब दूसरे भाई का वंश प्रारंभ हो रहा है। इसका भी कारण मिलता है। कारण क्या है कि जब ये बहुत बातु है और बातु का जो अगली पीढ़ी आती है वो यहाँ पर इसको जो समर्थन देने का कार्य है, किसको, गोमुख के पुत्र को, वो बंद कर दिया जाता है। इसलिए गोमुख की जो शाखा है, पीढ़ी है, वो समाप्त होती है और नई जो है तलुई के राजवंश का यहाँ पर क्या होता है, उद्घाटन हो जाता है। फिर तलुई के बाद में इसी के राजवंश का हलाकू, और हलाकू के बाद में कौन, कुबलई खान जो है वो यहाँ पे मंगोल साम्राज्य के अंदर शासक बनते हैं। ठीक बात है। तो इसी को हमने एक वंश वृक्ष के अंतर्गत समझना है। देखिए आपके समक्ष ये चंगेज खान का क्या है, वंश वृक्ष है, जिसको हमने यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, आपके आसानी से दिख भी पाएगा। अब अगर इसको हम समझने की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक व्यक्ति का चित्र दिख रहा है और ये व्यक्ति है आपका चंगेज खान। कौन है ये, चंगेज खान। अब चंगेज खान की शाखाओं के रूप में बात करें तो ये एक इसका पुत्र है जोची। कौन सा पुत्र है ये, जोची। फिर उसके बाद में ये दूसरा जो इसका पुत्र है ये है चगताई। ये कौन सा है, चगताई। फिर तीसरा पुत्र जो आपको दिख रहा है ये है ओगोदेई। ये कौन सा है, ओगोदेई। और फिर जो चौथा पुत्र है जिसका हमें तस्वीर तो उपलब्ध नहीं है, और वो कौन सा है यहाँ पे, वो है यहाँ पे तलुई। ये कौन सा हो गया, तलुई। ठीक बात है, ये हो गया आपका तलुई। ठीक, यहाँ पे ये कौन सा है, ये है ओगोदेई। ये हो गया आपका ओगोदेई। ठीक है। इसके अलावा हमने बात करी है यहाँ पे, ये कौन सा हो गया आपका, चगताई। ये कौन सा है, चगताई। और ये कौन सा है आपका, जोची। ये हो गया जोची। ठीक है। ये चार पुत्र हैं, इनके बीच में साम्राज्य का बंटवारा इसने कर दिया था। हमने बात करी जोची को जो मिला है रूस का स्टेपी प्रदेश मिला है। फिर हमने बात करी चगताई को, तो जो चगताई को जो मिला है वो कौन सा क्षेत्र मिला, ट्रांस अक्सेना या तुरान का क्षेत्र, पामीर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। फिर हमने देखा ओगोदेई को, ओगोदेई को कराकोरम का क्षेत्र मिला, और तलुई को कौन सा मिला था, जो मूल मंगोलिया का क्षेत्र था वो मिला था। अब यहाँ पर जो है वो सत्ता किसके पास में रहती है, ओगोदेई के पास में यहाँ पर रहती है। ठीक बात है। यहाँ पर इस चित्र के अंतर्गत जिसने टोपी पहन रखी है, जिसने टोपी पहन रखी है वो तो यहाँ पर सत्तासीन होते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर, संघर्ष के अंदर ये विजयी रहते हैं और यहाँ पे सत्ता पे काबिज होते हैं। बाकी जिसने टोपी नहीं पहन रही, सिर्फ टकला टकला दिख रहा है, वो जो है यहाँ पर जो है सत्ताधीन नहीं होते हैं, सत्ता के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। ठीक बात है। तो हमने बात ये करी कि ओगोदेई जो है, ओगोदेई को समर्थन किसने दिया, जोची ने दिया। ठीक बात है। अब जोची समर्थन देता है तो ये बना रहता है। जोची के ओगोदेई के बाद में जो है यहाँ पर गोमुख शासन बन रहा है। ये कौन है, ये गोमुख है, ये शासक बन रहा है, और इसको समर्थन देता है ये जो बातु है वो जोची का पुत्र है। ठीक बात है। ये बातु इसको समर्थन दे रहा है। लेकिन जब गोमुख की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में बातु का जो परिवार है वो इसको समर्थन देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इस वजह से अब यहाँ पर जो सत्ता है वो किसके पास में आ जाती है, तलुई के पास में आ जाती है। और तलुई के बाद में यहाँ पर जो शासक है वो कौन बनाते हैं, कुबलई खान को बनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मोके है, इसको शासक बनाया जाता है। इसके अलावा हलाकू जो है ये भी प्रसिद्ध मंगोलियन यहाँ पे रहा है, सेनापति के रूप में इसने कार्य किया है, मंगोलियन सेनापति के रूप में। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये इसका क्या है, वंश वृक्ष है, चंगेज खान के बाद में आने वाले इसके उत्तराधिकारियों का वंश वृक्ष। ठीक बात है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि इसका चंगेज खान के बाद जो रहे हैं उत्तरवर्ती जो मंगोल शासक, उनका प्रशासन किस प्रकार से रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रशासन के बारे में। बात करें तो यहाँ से हम देख रहे हैं इनका नागरिक प्रशासक का तरीका रहा है, यानी कि किस प्रकार का प्रशासन रहा है इनके पास में। नागरिक प्रशासकों को इन्होंने अपने राज्य के अंतर्गत नियुक्त किया है। नागरिक प्रशासक का मतलब समझ लेना कि जैसे उन्होंने चीन पे अधिकार किया तो चीन के जो काबिल व्यक्ति थे जो उनको क्या कर दिया, प्रशासन में शामिल कर लिया। जैसे कि अरबी देशों पे इन्होंने अधिकार किया, ईरान के ऊपर इन्होंने अधिकार किया, तो ईरान के जो नागरिक है उन्हीं को क्या कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने नागरिक प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो स्थानीय व्यक्ति है वो प्रशासन के अंदर अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। नागरिक प्रशासक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर है जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग क्या बन रहे हैं, प्रशासक बन रहे हैं, प्रशासन में भागीदार बन रहे हैं। इसके अलावा
इसने प्रशासन के अंदर इन लोगों ने एक स्थानांतरण प्रक्रिया को अपनाया है। ये बहुत ही बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको समझना। स्थानांतरण प्रक्रिया क्या है? स्थानांतरण प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि चीन के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को चुना गया जो कार्य करने में अच्छा है और राज्य को बहुत अच्छे जो है वो परिणाम ला करके दे रहा है, तो फिर उस व्यक्ति का क्या किया, इन्होंने दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया। चीन के दक्षिणी प्रांत से प्राप्त हुआ, वो उसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर नियुक्त कर दिया। तो इससे क्या होगा, वो उस प्रांत का भी विकास करने की कोशिश करेगा और राज्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करेगा। इसके दूसरा और फायदा ये भी हो जाता है कि इससे जो है वो विद्रोह जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि जो अधिकारी वर्ग है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इसने अपने प्रशासन के अंदर इन लोगों ने क्या लागू करी थी, स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू करी थी। और इनके मंत्रियों की अगर हम बात करें तो इनमें कई सारे मंत्रियों के नाम मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण ले ले, एक चीन का मंत्री है ये लू चोत्साई। ये क्या नाम है, ये लू चोत्साई। ये ओगोदोई के शासनकाल के समय में है। किसके समय में है, ओगोदोई के शासनकाल के समय में है, चीनी मंत्री है। और इसका प्रभाव ओगोदोई पे इतना अधिक था कि इसने जो मंगोलियनों की जो प्रथा है, लूटमार की प्रथा, कौन सी प्रथा है, लूटमार की प्रथा बंद करवा दी। इसने क्या कर दी, लूटमार की जो प्रथा है वो बंद करवा दी। इसने कहा, ये लू चोत्साई ने, कि भाई आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये जो है वो लूटमार करने से भी मिलेगा, कोई जरूरी बात नहीं है, आपको अन्य तरीकों से भी मैं ये उपलब्ध करवा सकता हूँ। और इसने जो है वो यहाँ पर राज्यों के अंदर समृद्धि वगैरह ला करके और क्या किया है, उतने ही मात्रा में धन जो है वो राजा के लिए प्राप्त कर रहा है। तो लूटमार की प्रथा जो है वो इस चीनी मंत्री ने यहाँ पे ओगोदोई के शासनकाल में बंद करवाई है। मतलब कि इनका भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसी के क्रम के अंतर्गत हम देखें तो एक जुवेनी परिवार मिलता है, व्यक्ति का नाम मिलता है वजीर रशीदुद्दीन। क्या नाम मिलता है, वजीर रशीदुद्दीन। ये गजन खान के दरबार में है। किसके समय में है, गजन खान के। और वजीर रशीदुद्दीन के द्वारा एक भाषण लिखा जाता है और उस भाषण का वाचन करता है गजन खान। और वो क्या करता है, यहाँ पर किसानों का जो दमन हो रहा है, किसका दमन हो रहा है, किसानों का जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, तो उस किसानों के शोषण को ये रुकवाता है। किसानों के शोषण में यहाँ पर क्या करता है, ये कमी ला रहा है, उसको बंद करवा रहा है। ठीक बात है। किस प्रकार से, देखिए, वजीर रशीदुद्दीन अपना एक भाषण लिख करके गजन खान को देता है। गजन खान मंगोलिया के अंदर अपने ही समुदाय के लोगों के सामने, अपने सैनिकों के सामने उस भाषण को है वो पढ़ता है, बोलता है। और वे इसमें ये गजन खान कहता है कि मेरी ये बात नहीं है कि मैं किसानों का समर्थक हूं, मैं कृषकों का, कृषक वर्ग का समर्थक नहीं हूं, और मुझसे बढ़कर के जो समता वाला व्यक्ति है वो भी विश्व में नहीं है इन किसानों को दंड देने के लिए। यहाँ पर मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गजन खान बोल रहा है। ठीक है, गजन खान कह रहा है कि मेरे से बढ़कर के कोई समताशाली जो व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं है इन किसानों को दंड देने के लिए। लेकिन हमें तर्क से सोचना चाहिए। हमें क्या करना है, तर्क से सोचना चाहिए कि यदि हम इन किसानों को दंड देंगे तो उसके बाद आने वाले भविष्य में क्या होगा। अर्थात जो खाद्यान्न उत्पादन का कार्य है वो हम तो करते नहीं है, मंगोल तो है वो खाद्यान्न कृषि का कार्य करते नहीं है, तो फिर आने वाले भविष्य के अंतर्गत जो खाद्यान्न का कार्य कौन करेगा। अर्थात अब जो गजन खान है इसने क्या किया है, इसने जो युद्ध या जो सेना जब प्रयाण करती है तो इसने फसलों को नष्ट करने वालों को दंड देने के लिए लागू कर दिया है। फसलों को नष्ट करने वाले को इसने क्या दिया है, ये दंड दे रहा है। ठीक बात है, फसलों को नष्ट नहीं की जानी है, किसानों को जो है वो परेशान नहीं किया जाना है। ये परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, वजीर रशीदुद्दीन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखा। अब हम इनके द्वारा जो प्रभाव पड़ते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखिए बात करते हैं विजित प्रदेशों के ऊपर होने वाले प्रभावों के बारे में, यानी कि जो मंगोलियन आक्रमण है इससे क्या क्या प्रभाव हुए। पहला बिंदु हम लें तो हमारे सामने आता है कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई के क्षेत्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो देखिए, सिंचाई की अगर हम बात करें तो मंगोलियन आक्रमणों की वजह से कृषि और सिंचाई का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। इसके अंतर्गत हम एक बात कर लेते हैं कि ईरान का जो शुष्क क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ईरान का शुष्क क्षेत्र है। ठीक बात है, ईरान का शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर जो खेती है, यहाँ पर सिंचाई जो है वो नहरों के द्वारा होती थी। किसके द्वारा होती थी यहाँ पे सिंचाई, नहरों से, नहर। ठीक बात है, नहर से होती थी। नहर को यहाँ पे कहा जाता है कनात। क्या बोलते हैं, कनात। ठीक है, नहरों से यहाँ पे क्या होती थी, सिंचाई हुआ करती थी। और इसी क्रम के अंतर्गत जो है ये लगातार मंगोल आक्रमण का समय चला। कौन सा समय चला, मंगोल
आक्रमण का समय रहा और इस मंगोल आक्रमण की वजह से पूरे साम्राज्य के अंदर जो है वो व्यवस्था बन ही नहीं पाई। अव्यवस्था का जो है वो यहाँ पे दौर चला है और इसी अव्यवस्था के दौर के कारण जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इन नहरों का जो है वो पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है, जो जीर्ण द्वार होता है वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये नहरें क्या हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, यानी कि ये नहरें टूट जाती है, बिखर जाती है। इस वजह से क्या हो जाएगी आपकी, इस वजह से हो जाएगी भैया सिंचाई बंद। क्या हो गई, सिंचाई हो गई बंद और सिंचाई बंद होने से इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ है, इस क्षेत्र के अंदर रेगिस्तान का प्रसार हुआ। क्या हुआ है, रेगिस्तान का प्रसार हुआ है और रेगिस्तान के प्रसार के कारण जो है वो पारिस्थितिकीय परिवर्तन हुए। क्या हुए हैं, पारिस्थितिकीय परिवर्तन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और इन पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का ही परिणाम हमें एक शहर के रूप में मिल जाते हैं वर्तमान में भी, जिसका नाम हमें मिल जाता है खुरासान। खुरासान का जो शहर है वो इन पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के कारण रेगिस्तान बन गया, जो आज भी इस समस्या से अभी तक उबर नहीं पाया है। कुल मिलाकर के हमने ये बात करी कि प्रारंभिक जो मंगोल आक्रमण का समय है उस समय कृषि और सिंचाई की व्यवस्था एकदम क्या होगी, नष्ट होगी, जिसमें हमने ईरान का एक उदाहरण देखा कि रेगिस्तानी प्रदेश जो है वो इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो सिंचाई के लिए नहरें थी उनका क्या है, जीर्णोशीर्ण जो है वो कार्य नहीं हुआ है, वो टूट चुकी है, इसलिए सिंचाई बंद हो गई और मरुस्थल का जो प्रसार है वो खुरासान के क्षेत्र तक वो हो जाता है। ठीक है, बाद के समय के अंतर्गत हमने देखा कि गजन खान जब वो शासक बन रहा है तो उसने क्या किया है, उसने जो है वो सिंचाई और कृषि को जो है महत्व देने की भी कोशिश की गई है। बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में, तो आपको मिलता है नगर। तो नए नगरों को बसाने के अंतर्गत जो है वो मंगोलियनों के द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है। जहां जो भी नगर है उनको उजाड़ना और विध्वंस करने का जो कार्य वो इनके द्वारा कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट बात आती है आपकी व्यापार के अंतर्गत। तो देखिए, सर्वप्रथम पहली बात तो अगर हम करें कि प्रारंभिक मंगोल आक्रमण के कारण जो अव्यवस्था का दौर चल रहा था उस समय व्यापार के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हानि हुई है, गिरावट आई है। लेकिन आगे चल करके जो है इन लोगों ने व्यापार को जो है वो संरक्षण प्रदान किया है और इस संरक्षण प्रदान करने के कारण से व्यापार के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जिसमें हम बात कर लेते हैं वृद्धि की, बात करें कि वृद्धि कहाँ पे दिखी हमको भाई, तो ये वृद्धि दिखी है रेशम मार्ग के व्यापार में। कौन से मार्ग के, रेशम मार्ग का जो व्यापार है, रेशम मार्ग का व्यापार, इस व्यापार को इन्होंने क्या प्रदान किया है, इस व्यापार को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है, संरक्षण प्रदान किया है। तो इस व्यापार को जब ये संरक्षण प्रदान कर रहे हैं तो इसमें व्यापार में वृद्धि होती है। और ये जो रेशम मार्ग है जो पहले कहां तक आता था, चीन तक पहुंचता था, लेकिन अब ये चीन से आगे बढ़कर के काराकोरम तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, काराकोरम और मंगोलिया तक भी अब ये जा रहा है, यानी कि इनके केंद्र तक जा रहा है, मंगोलिया तक। ठीक बात है। तो ये जो रेशम मार्ग है इसकी लंबाई भी अब बढ़ चुकी है। पहले चीन तक जाके समाप्त हो रहा था, अब चीन से उत्तरी भाग का होता हुआ ये काराकोरम और मंगोलिया तक जो है ये आगे जा रहा है। अब इस रेशम मार्ग का संरक्षण करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर व्यापारियों को पास जारी किए। या व्यापारियों को क्या दे रहे हैं, व्यापारियों को सुरक्षा के लिए क्या दे रहे हैं, व्यापारियों की सुरक्षा। इस सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, इनको पास देते हैं, परमिट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पास। ठीक है, ठीक है। और इस पास को अगर हम कहें, कहते क्या हैं ये लोग, इस पास को ये पेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेजा, या इसको जेरेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जेरेज। ठीक है, पेजा का शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। जबकि ये जो जेरेज शब्द है ये आपका मिल जाता है मंगोल भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, मंगोल भाषा का शब्द ये माना जाता है। और ये जो पास दिया जाता है, इस पास के बदले में ये क्या लेते हैं, इनसे टैक्स लेते हैं। इस टैक्स का नाम था व्यापार कर या बाज कर। इसको क्या बोलते हैं, बाज कर बोलते हैं। और इस कर के रूप में जो है वो इन्हें बहुत सारी आय जो है वो इन व्यापारियों से हुआ करती थी, मंगोलियन शासकों को। ठीक बात है। तो हमने बात करी कि व्यापार के क्षेत्र के अंतर्गत जो रेशम मार्ग का व्यापार है उसको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया और ये व्यापार चीन से आगे बढ़कर के अब काराकोरम और मंगोलिया के रास्ते तक भी होने लग गया था। उसके अंतर्गत जो है इन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की थी और इस सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने पास जारी किए, जिसको क्या बोलते हैं, जेरेज या पेजा बोलते हैं। और इन पासों के बदले के अंदर इन्होंने क्या वसूल किया है, टैक्स वसूल किया, एक कर वसूल किया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बाज करके हम इसको जानते हैं। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ये तो हो गया आपका इनके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, विजित प्रदेशों के ऊपर जो मंगोलियन शासक बने, मंगोलियन आक्रमण हुए, मंगोलियन साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमने बातें यहाँ पर कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं
आगे तो चंगेज खान और मंगोलों का विश्व के अंतर्गत क्या स्थान रहा है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व में स्थान की अगर हम बात करें तो हमें दो दृष्टिकोणों से देखने की यहाँ पे आवश्यकता रहती है। पहली आवश्यकता तो हमें रहती है कि मंगोलियन निवासियों की दृष्टि से देखें, और दूसरी आवश्यकता यह है कि मंगोलियन निवासियों के अलावा की दृष्टि से अगर हम देखें, यानी कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा मंगोलियन निवासियों से कोई लेना देना नहीं है, तो अब हमारी उनके प्रति क्या राय बन रही है, क्या विचारधारा बन रही है, एक तो वो अध्ययन करते हैं, दूसरा हम अध्ययन करते हैं कि अगर हम मंगोलिया के निवासी हैं और हमारा ही कोई नेता बन रहा है चंगेज खान, तो फिर हमारी क्या जो है वो उनके प्रति विचारधारा रहती है, वो हम यहाँ पे समझें। तो निवासियों की अलावा जो दृष्टि है उसके अंतर्गत हम बात करें तो हमें सबसे पहला बिंदु यही लगता है कि ये एक महान विजेता तो था, इसने कई सारे जो है वो युद्ध जीते हैं, महान विजेता था, ठीक है, पहला चीज तो हमें ये लगता है। फिर हमें लगता है कि ये नगरों का विध्वंसक था। ये क्या था? नगरों का विध्वंसक था, यानी कि नगरों को ये क्या करता था, ये ध्वस्त कर देता था। तो नगरों का ये क्या था? विध्वंसक था। तीसरी बात हमें क्या लगती है? तीसरी बात हमें ये लगती है कि ये जो है ये व्यक्ति असंख्य लोगों की मृत्यु का कारण था। असंख्य लोगों की मृत्यु का कारण था। ये क्या था? असंख्य लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी या कारण माना जा सकता है इसे। तो ये तो हमारी राय हो गई, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान मंगोलिया व निवासियों की दृष्टि से, यानी कि उस समय के तत्कालीन जो मंगोलियन निवासी थे उनके लिए तो ये क्या था, तब हम बात करें तो इनके लिए तो ये है कि जो मंगोलियन कबीले थे, क्या थे? मंगोलियन कबीले हैं, इनके आपसी लड़ाई को समाप्त करने वाले हैं। ये मंगोलियन कबीलों के संघर्ष को इसने क्या किया है? समाप्त किया। संघर्ष को समाप्त करने वाला है ये, संघर्ष को समाप्त करने वाला, ठीक बात है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो इन्होंने क्या करी है? इन्होंने इनको चीनियों से मुक्ति दिलवाई है। क्या करी है? चीनियों से मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं इसको, चीनियों से मुक्तिदाता के रूप में माना जा रहा है, ठीक है। इनकी एकता का संगठक है ये क्या है? एकता का मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति जो है, मंगोलियनों की एकता का मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति है, वो कौन है? वो है चंगेज खान है। इसके अलावा इनकी दृष्टि के अंतर्गत और हम बात करें तो हमने देखा कि ये क्या मानते हैं इसको? एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। पार महाद्वीपीय साम्राज्य का संस्थापक जो है वो माना जा रहा है किसको? वो माना जा रहा है इसको, चंगेज खान को, ठीक है। पार महाद्वीपीय साम्राज्य का संस्थापक ये लोग मान रहे हैं। कुल मिलाकर के इनके लिए जो उन्नति और समृद्धि का जो कारक है वो किसको माना गया है? चंगेज खान को माना गया है। अब बात करते हैं वर्तमान दृष्टिकोण के अंतर्गत। तब वर्तमान दृष्टिकोण में हमें ये देखने को मिलता है कि दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद आधुनिक समय के अंतर्गत पहले जो मंगोलिया है इसके ऊपर रूस का नियंत्रण स्थापित था, लेकिन रूसी के नियंत्रण के पश्चात जो है अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मंगोलिया अपनी पहचान कायम कर रहा है। और वर्तमान मंगोलियन जो निवासी है वो अपने नेतृत्व के रूप में, अपने नेता के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियों का वर्णन जो है वो बड़े गौरवपूर्ण ढंग से करते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि चंगेज खान वर्तमान में भी मंगोलियन निवासियों के लिए एक प्रकार से जो है केंद्र बनकर के उभरा है, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में बनकर के सामने आया है। कुल मिलाकर के हमने ये बात करी कि भाई मंगोलियन जो निवासी है उनके दृष्टि के अंदर जो चंगेज खान का स्थान है वो बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास के अंतर्गत हमने परवर्ती मंगोल साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, और इससे पहली क्लासों के अंतर्गत हमने चंगेज खान और उसके द्वारा स्थापित होने वाले संपूर्ण मंगोल साम्राज्य के बारे में बात कर ली है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 भागों के अंतर्गत जो है वो अपना मंगोल साम्राज्य का जो है वो इतिहास पूर्ण हो जाता है। इससे अगले भाग के अंतर्गत हम आपके लिए मंगोल साम्राज्य में से ही कुछ प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आप अपने आप को तब तक के लिए जो है वो उस श्रृंखला के लिए क्या रखना है? तैयार रखना है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।